Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the part 1 of the biology series, starting with the first one, plant cell. The plant cell से related important keyword, Robert Hooke coined the term cell, Robert Brown discovered cell nucleus etc. तो biggest cell एक cell होता है of the ostrich, important है, और longest cell न्यूरॉन. इसमें कोई डाउट तो पहले तो पढ़ो. यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो न्यूरॉन सेल होता है उच्चन, ये यस. मतलब कहाँ पर ह्यूमन बॉडी में प्लेस होता है, ऐसा कुछ है? न्यूरॉन सेल ब्रेन न्यूरॉन. It ओके। is related to the transmitting of the information. और न्यूरॉन सेल ब्रेन से है और उसके बाद फिर डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बाकी जगह में भी नर्वस सिस्टम में अटैच रहते हैं. दे ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फॉर वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. और फंडामेंटल यूनिट है ब्रेन और नर्वस सिस्टम का. एनी अदर? आई विल टेक डिस्कस कह सकते हैं इसके ऊपर. मतलब एनिमल में भी होता होगा कोई लार्जर सेल? जैसे तो प्लांट सेल उसमें जो न्यूरॉन सेल होता है वो केमिकल और हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनको कम्युनिकेट करता है। और इसका खुद का स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए सेल वॉल होता है। और इसी चीज का यूज होता है प्लांट सेल में अगर बात करें तो। और यहाँ लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा. एक तरह का बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया के पास हो सकता है सेल वॉल भी हो सकता है, नॉन सेल वॉल भी हो सकता है, आगे बात करेंगे. रिगार्डिंग दिस सिंपलेस्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग बैक्टीरिया है और बहुत छोटे होते हैं. और देखा जाता है इट इज मोस्टली कंसिडर्ड एज अ डिजीज माइकोप्लाज्मा. तो बहुत छोटे बैक्टीरिया होते हैं, नो सेल वॉल होता है उसके अंदर में. आरएनए होता है, राइबोसोम होता है और सॉल्युबल प्रोटीन होता है. स्मॉलेस्ट सेल बात कर लिए, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग. एग स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट वन, प्लांट सेल. तो प्लांट सेल ये ओवरऑल देख लो ध्यान से. तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. तो पूछा भी था एक बार, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. आईएफएस पेपर में भी हुआ था एक बार एंड प्रीलिम्स में भी पूछा गया 2020 वाले पेपर में. वैक्यूल्स किस में होता है, राइबोसोम किस में होता है. तो डिफरेंसेस प्लांट सेल एनिमल सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन. तो इसमें कोई डाउट प्रवेश नहीं है. यहाँ पर जैसे ये लिखा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ होता है, तो इनकी क्या मतलब वर्क प्रोफाइल होती है दोनों में, डिफरेंस स्मूथ और रफ में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों डिपेंड करता है. ये ओवरऑल यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं मोस्टली. प्रोकैरियोटिक सेल आगे डिस्कस करेंगे, वो बहुत मिनिमम प्रोटोस टाइप सेल होते हैं. यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. और लिपिड, लिपिड मतलब फैट को सिंथेसिस करने. सिंथेसिस मतलब होता है सो ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन और उसके बाद स्टोर करना मॉडिफिकेशन के लिए. तो प्रोटीन में काम आता है दोनों. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों रफ एंड स्मूथ, दोनों सेम है. और करुणा यहाँ आप अगर पर पता होगा कि दोनों डिफरेंस एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं. इसका मेजर फंक्शन तो यही होता है कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और जो मटेरियल होता है प्लांट सेल के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट. तो मेजर इसका फंक्शन यही होता है. हम्म. जो स्मूथ दूसरा, एंडोप्लाज्मिक हाँ, रेटिकुलम में होता उसमें है उसमें राइबोसोम नहीं होता है. राइबोसोम हाँ. होते हैं और रफ वाले में होता है राइबोसोम. अपीयरेंस में डिफरेंस होता है, फॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंट है. अब और अपीयरेंस में तो स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, स्मॉल पार्टिकल से यहाँ लिखा हुआ राइबोसोम स्मॉल पार्टिकल. इट गेट्स अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ में नहीं रहेंगे, रफ में रहेंगे. तो ऐसे याद कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट होगा. और अपने पढ़ा वो. ऑल्सो जो सेल होती है डिफरेंट उसके ऑर्गन बाद मेंशन्ड है प्लांट सेल में, उनके एक बार सबके जो फंक्शंस है वो डिफाइन कर देते हो औशिक. आपने पढ़ा था ना पहले इसको ओवरऑल. इसमें इसमें डाउट नहीं किया है अभी जैसे प्लास्टिड. कि हाँ. कोई ग्रो रफ का गो थ्रू के लिए मतलब थोड़ा. रफ का काम प्रोटीन बनाना होता है। तो इसमें पहला अगर बात किया जाए तो इसमें बैकवर्ड्स दिया हुआ है लेकिन प्लास्टिड सबसे पहले आएगा. प्लास्टिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल सेल होता है. जैसे प्लास्टिड हो गया लीफ में,
सेम है दोनों का। ग्रीन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। और इससे रिलेटेड अगर आप बात कर सकते हो तो आपको ग्रीन क्यों दिखाई देता है प्लांट, क्योंकि क्लोरोफिल इट एब्जॉर्ब्स ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बट इट रिफ्लेक्ट्स बैक ओनली द ग्रीन, इसलिए वो ग्रीन दिखता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनका मेन फंक्शन कलर से रिगार्डिंग होता है। क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बेसिकली लाइट को कैप्चर करते हैं और फिर उस लाइट एनर्जी को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं। और फिर बाकी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या काम है, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का भी काम है। वैसे क्लोरोप्लास्ट का काम ये है कि जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है अंदर में उनको हार्म नहीं पहुंचे, बाकी सब जो बाहर से एंजाइम आते हैं घुसते हैं उसके साथ। सेकेंड होगा कि जो अमीनो एसिड सिंथेसिस वो भी काम करेंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेंगे ओवरऑल। और प्लांट सिस्टम सेल की बात करते हैं, उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, उसका काम होता है जो पेड़ को कलर रंग प्रदान करना। जब हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो वाइट और कलरलेस होते हैं ना, जो वो उन चीजों में काम करता है जैसे फैट, प्रोटीन, शुगर के रिगार्डिंग उनके। और जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर वो डिवाइड हो जाता है टू मेम्ब्रेन में। तो ये तीन चीजें प्लांट सेल के अंदर होती है, उनके अलग अलग काम होते हैं। हाँ, और इसमें एक और दो वर्ड लिखा हुआ है। पहली बात है कि यहाँ थाइलाकोइड एंड स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा एक तरह से फ्लूइड है जो थाइलाकोइड के सराउंडिंग में रहते हैं, ऐसे ये जो डिस्क शेप है, इट इज ए थाइलाकोइड। इसका काम ये होता है कि जो हर एक मेम्ब्रेन के बीच में क्लोरोप्लास्ट है, एक तरह से वो मदद करते हैं इन द लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में। और जो स्ट्रोमा है वो हेल्प करते हैं एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। तो दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, लाइट डिपेंडेंट और एंड लाइट सिंगल इंडिपेंडेंट। जो तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा एक इंपॉर्टेंट। फ्लूइड होता है। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड, और ये जो आपने लिखा है हाँ थाइलोकॉइड, फ्लूइड। दिस हाँ इज फ्लूइड अ है, स्ट्रोमा टाइप ऑफ फ्लूइड है। सेल। हाँ, एक डिस्क टाइप होते हैं वो, उसके चारों तरफ में फ्लूइड रहता है, स्ट्रोमा है, नाम है स्पेसिफिक। यूपीएससी पूछ सकते हैं थाइलाकोइड डिस्क टाइप होते हैं कि स्ट्रोमा फ्लूइड है, तो उल्टा भी इसका आंसर होगा। इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं, इंपॉर्टेंट क्या पर्सपेक्टिव वो होना चाहिए। ऐसे लिखा हुआ है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन कॉल्ड स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा फ्लूइड हो गए। और बात कर ली, फिर इसमें इनका आते हैं। काम होता है सनलाइट को हम्म, ऑब्जर्व करना। जो CO2 और H2 को मिलकर फिर वो C6H12O2 करके वो क्लोरोफिल में बनाते हैं उसको लेयर्स के थ्रू। हम्म। और थायराइड का डिफरेंस दोनों में क्या है कि दो डिफरेंस है बे मेजरली। थायराइड डिस्क हो गया, स्ट्रोमा फ्लूइड। थायराइड में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल लाइट के समय में फोटोसेंसिक दो टाइप का होता है ना, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट के हिसाब से। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसमें होगा, और स्ट्रोमा में इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब डार्क रिएक्शन हो सकता है उसमें। और ये सिंगल फ्लोरोकाइड कहलाएगा। जो सर्कल बने हुए हैं ना इनकी, एक अगर एक लेयर को काउंट करेंगे उसका, इस सिंगल को बोलेंगे हम। जबकि जो स्ट्रोमा होएगा वो लिक्विड फॉर्म में होता है। यही हम्म, कहेंगे। ठीक है। ऑल्सो प्लांट सेल में वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टोरेज में, और 50 to 90% तक का वो सेल वॉल्यूम ले लेता है। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिर्फ प्लांट सेल में। हम्म। और जो हम टर्म यूज करते हैं डिफाइंड न्यूक्लियस, तो ये दोनों प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। हाँ, न्यूक्लियस रहेंगे, प्लास्टिड नहीं रहता है, वहाँ साइटोप्लाज्म रहेंगे। और वैक्यूल यहाँ बहुत बड़े रहेंगे, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल हो, छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि एम्प्टी स्ट्रक्चर वैक्यूल, एम्प्टी, बिग, और एक सबसे बड़ा हो सकता है जो प्लांट सेल में रहेंगे, वहां पर छोटे रहेंगे। लार्ज वैक्यूल और कॉमन इन प्लांट सेल, वैक्यूल इन एनिमल सेल स्मॉल। स्टोरेज सैक, अब इसमें कोई भी वेस्टेड मटेरियल स्टोरेज हो गया लिक्विड कंटेंट के लिए, वो उसमें ऑक्यूपाई करते हैं। तो 50 to 90% हो सकता है वैक्यूल इसमें। तो फुल ऑफ सेल सैप और मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इन लाइफ प्लांट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। प्रोटीन भी हो सकते हैं इसमें, शुगर एक्सेट्रा, बाकी सब भी। तो इसमें वही बोले कि इंपॉर्टेंट रोल, फॉर एग्जांपल एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर और सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। इसलिए वैक्यूल का इंपॉर्टेंस है, ये हो जाता है सामने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रफ
के बारे में बात कर लिए, न्यूक्लियस के बारे में बात कर लिए, राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, स्मॉल ग्रैन्युलर एलिमेंट होते हैं, सेल वॉल प्रोटेक्शन करने के लिए ओवरऑल जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है, और ये पूरा एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल का है। करूँ ना, प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल नहीं रहेंगे, प्रोटो सेल रहेंगे एक तरह से, क्लोरोप्लास्ट हो गई यहाँ पे। ऑल्सो जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वो स्ट्रांग होती है और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। हम्म And do we have a cell wall in animal cell? नो, सेल वॉल Okay. नहीं होता एनिमल सेल में। अब आते हैं कि टाइप्स सेल ऑफ वॉल प्लांट। डेड होती है, औषधि जैसे सेल वॉल की बात करते हैं, मैंने पढ़ा था कि सेल वॉल डेड होती है और वो सेलुलोज से बनी होती है, तो उसको एनिमल सेल में, प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल एनिमल में सेल में सेल प्लांट सेल में मेम्ब्रेन होता है। हाँ सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल सेल में, और वो डेड, हाँ ट्रू। प्लांट्स में बोले जो सेल वॉल होती है वो डेड उनकी होती है और वो सेलुलोज से बनी होती है। तो सेल वो हर जगह हो सकता है, प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, प्रोकैरियोट मतलब जहां पर सेल ऑर्गेनल कम है, तो एल्गी फंगाई सब में हो सकता है, यूकैरियोट सेल में भी। But prokaryotes, can they be multicellular organisms also? नो मानसी जी। हम्म यूनिसेलुलर रहेंगे मोस्टली, एंड नॉट मल्टी तो सेलुलर। राइबोसोम की बात करते हैं, वो प्रोकैरियोटिक में ही आएंगे, जैसे जो प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोटिक अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम रह सकते हैं, क्योंकि लेकिन बात यहाँ पर है ना कि वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल नहीं रहेंगे, सब नहीं रह सकते। जैसे यूकैरियोटिक में सब रह सकते हैं, साइटोप्लाज्म भी रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, रफ राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा, फिर डीएनए भी रह सकते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एक्सेट्रा, वेल डिफाइंड हर एक रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ हो सकता है रहे नहीं रहे। तो राइबोसोम रह सकते हैं, न्यूक्लियोइड रह सकते हैं, मेम्ब्रेन रह सकता है, इसमें सेल वॉल तो रहेगा। ये हो गया। तो प्लांट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो परमानेंट में जो कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो वो मोस्टली एग्जाम में पूछता है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, प्लांट टिश्यू। बाकी जो एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी है, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, इसको बस गो थ्रू कर सकते हैं। प्रवेश, ये सोचो। कुछ पूछना है? नहीं अभी ठीक है। ऐसे जाइलम, तो जाइलम और फ्लोएम में बस दो एक इम्पॉर्टेंट एरियाज है जो रख सकते हैं दिमाग में। पहला है कि इट इज ओनली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट, जाइलम। और फ्लोएम जो हो गया, वो इट इज ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम वन लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। Only we can say that xylem works from bottom to up and phloem works from top to bottom. बॉटम टू अप, हाँ बोल यस, सकते हैं, जो हाँ बोल होता सकते है हैं। ट्रू। रूट से लेके लीव तक करता है, एंड जो फोलियम होता है वो डाउनवर्ड्स करता है ट्रांसपोर्टेशन। वाटर एंड मिनरल्स से सकते हैं, वन वे रहता है उनका जाइलम में। और दूसरा कि थिक सेल वॉल रहते हैं, एंड जो फ्लोएम हो गए एंड वाटर एंड फूड, टू वे फ्लो, आपने जो सही सही बोला। दूसरा हो गया थिन सेल वॉल रहते हैं, तो इसी तो ऑन कंपैरिजन औषध, इसमें फ्लोएम और जाइलम ऐसे में अगर हम कंपेयर करते हैं, प्रेशर कौन से में ज्यादा रहता है? प्रेशर इसमें सबसे ज्यादा इसमें रहे, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होगा सबसे ज्यादा आई प्रेशर। आल्सो थिंक होना हम्म चाहिए, जाइलम ही होना चाहिए। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा उसमें। जाइलम इज अंडर नेगेटिव प्रेशर बाय फ्लोएम इज अंडर पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि वाटर मिनरल्स इट मूव्स थ्रू द जाइलम थ्रू नेगेटिव प्रेशर, टेंशन। प्रेशर इन द फ्लोएम इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ट्रू, सही बात है। अब इसमें बात हो रहा है, देखो अब आइडिया हो गया कि जाइलम मतलब हो गया कि आप वन वे डायरेक्शन है जाइलम में,
कि आप इसमें वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो जो सेल के बीच में जो टेंशन है, जो सेल के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो डिफाइन करेगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो इसमें, बॉटम टू अप। वेरएस फ्लोएम में जो प्रेशर रहेंगे वो सेल के हिसाब से नहीं रहेंगे, वो रहेंगे आउटसाइड प्रेशर के कंपैरिजन में रहेंगे, तो इसलिए बॉटम टू डाउन है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाना है, इसलिए प्रेशर उसमें ठीक ज्यादा है। रहेंगे एज कम्पेयर टू। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ऑल्सो जाइलम में जैसे जो अपवर्ड पुल होता है, तो जब इवेपोरेशन होती है प्लांट्स में से, तो वो एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, उससे फिर हेल्प मिलती है जाइलम को ऊपर की तरफ ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी को ट्रांसफर करने की। तो इवेपोरेशन भी एक important है। और नेगेटिव प्रेशर इसलिए ट्रांसपिरेशन कारण भी। होता है, हाँ, ट्रांसपिरेशन कारण। ट्रू। हाँ। फिर प्लांट्स के अंदर में दो टाइप्स बोला जाता है। पहला है कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, थाइलोफाइटा हैव अ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, तो उसमें ब्रायोफाइटा है और वैस्कुलर टिश्यू। उसके अंदर में डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और प्रोड्यूस सीड्स, फेनोग्राम जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर में जो पूछा जाता है जो प्रीलिम्स में, वो हो गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये हमेशा पूछते हैं, तो वही आगे फिर इसको देख लेते हैं एक बार, क्लासिफिकेशन जल्दी से कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि द प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ब्रायोफाइटा इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ब्रायोफाइटा का? सर्च कर लो एक बार प्रश्न। एक दिस एग्जाम्पल तो मॉस। मॉश, हाँ, हो सकता है एम्फीबियन और प्लांट बोर्ड है, क्योंकि दे लिव बोथ इन सॉइल एंड वाटर, डिपेंडेंट ऑन बोथ सॉइल एंड वाटर। एम्फीबियन जैसे रहते हैं फ्रॉग, टोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लो। मॉइसेस हो गया, हॉर्न वॉट्स लिखा, लिवर वॉट्स, WORTS, ये हम्म। तीन है। पेनोग्राम्स के अंदर प्लांट्स विद सीड, जिनके पास कैपेबिलिटी होता है वो सीड बना सके, उसको फेनोग्राम बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है, एंड दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू, नेकेड एंड इनक्लोज्ड। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म होता है जिसमें नो फ्लावरिंग प्लांट, जैसे उसमें एक तरह से बोल सकते हैं नीडल लाइक लीव्स हो सकता है उसमें, और वुडी हो सकता है, पॉलिनेटेड बाय विंड मोस्टली। एग्जाम्पल पाइन ड्योडर, पाइन में वही तो नीडल लाइक लीव्स होते हैं। नेकेड सीड इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हो गया कि जिनके पास नॉर्मल लीफ रहेंगे, नीडल लाइक लीफ नहीं रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर्स में रहेंगे, सनफ्लावर। और फिर एनिमल, विंड, बीज, हनी बीज एक्सेट्रा वो पॉलिनेट कर सकते हैं इसको, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं हो सकता। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फ्लावर्स। ट्रू। पॉलन ग्रेन से, तो पॉलन ग्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो आएगा इसमें एंजियोस्पर्म में आएगा, जो पॉलिनेशन का बात करते हैं वो सब एंजियोस्पर्म, इसमें नहीं आएगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो याद कर लिए अभी, वो नेकेड सीड है, इट इज कवर्ड सीड, एंजियोस्पर्म। ठीक, इसे कुछ पूछना है प्रवेश, मानसी? नो अशोक। मतलब सिंपली सो ऐसे याद करना, नेकेड सीड है जिम्नोस्पर्म में, और विंड पॉलिनेट कर सकते हैं इसमें। सीड जो रहेंगे क्लोज रहेंगे एंजियोस्पर्म में, तो इंसेक्ट, बीज, बर्ड्स एक्सेट्रा ये पॉलिनेट करेंगे। जिम्नोस्पर्म में जो रहेंगे लीव्स, दैट विल बी कवर्ड, दैट इज वेरी स्मॉल, पाइन लाइक, तो पाइन नीडल टाइप रह सकते हैं। और इसमें रखते हैं एवरग्रीन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, फ्लैट बेस लीफ। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल याद करने के लिए ग्रासेस हो गए, ऑर्किड्स हो गए, ऐसे याद कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। एंड जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो होता है, बट जो लाइफ स्पैन होता है वो एंजियोस्पर्म से ज्यादा लंबा लाइफ स्पैन होता हाँ, ठीक है। So can we say कि cactus plant is an example of gymnosperm? हाँ, बोल तो सकते हैं, लेकिन एक बार सर्च कर लेना होगा कैक्टस।
यहाँ पे मेरे को ये लिंकेज समझ नहीं आया कि वाई जिम्नोस्पर्म प्लांट जो हैं उनकी जो लीव्स है वो नीडल शेप्ड होगी और स्पाइकी लीव्स होंगी। कैक्टिया जिम्नोस्पर्म, हाँ ट्रू, सीड बेयरिंग है लेकिन वो नीडल शेप्ड है, इसलिए दे हैव मॉडिफाइड द लीव्स, जो पूछता भी यूपीएससी में, इट टर्न इन द स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस थ्रू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, ट्रांसपिरेशन हो गया। फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन जो सीड्स है वो एक तरह से जिम्नोस्पर्म के पार्ट आते हैं क्योंकि वो ओपन रहता है। हम्म। क्या नहीं समझ में आया कि पाइन का सीड है वो नीडल लाइक क्यों है? हाँ मतलब नीडल लाइक लीव्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में क्या लिंकेज है? तो इसमें बोल सकते हैं कि मोस्टली जो लीव्स होते हैं इट इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू दैट इन्वायरमेंट, जिसके कारण उनको वाटर लॉस कम करना मौका मिलता हो, मतलब कम करे वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन एक्सेट्रा। हाँ, एक तो इसमें यही फैक्टर होता है कि वाटर लॉस कम हो जाता है, उसके बाद वो अपने क्लाइमेट से भी अडाप्ट कर देते हैं। तो इसलिए जो स्नो होती है वो बड़े स्मूथली उसके सरफेस से इंक्लाइंड एरिया होता है तो वो नीचे गिर जाती है। तो अपने क्लाइमेट से भी अडाप्ट करने के लिए वैसा स्ट्रक्चर होता है। कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज हो गए, दे हैव टू होल्ड मोर मॉइस्चर, वही कि इन्वायरमेंट के कारण होता है। दूसरा कि विंड रेजिस्टेंस, क्योंकि विंड के कारण होता है ना इनका पॉलिनेशन, इसके कारण भी हो सकता है नीड, ड्राउट पीरियड, कोल्ड वेदर। इसलिए ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये मोस्टली कुछ इलाके में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस हो गए, या फिर कॉनिफेरस माउंटेन माउंटेन फॉरेस्ट हो गए। और एंजियोस्पर्म हो जाएंगे ये मोस्टली एवरग्रीनी, एवरग्रीन ट्रॉपिकल, ये सब मिलेंगे, यही कारण है। मानसी, ठीक है औशिक। प्लांट मॉर्फोलॉजी में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के रूट सिस्टम, तो 3 टाइप के होते हैं। पहला टैप रूट, फाइब्रस, एडवेंटिजियस। तो ऑरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल, ग्राम पी मैंगो टैप रूट, तो इसे एग्जांपल है कि एक मेन रहेंगे, उसके साइड्स में फिर फाइबर्स रहेंगे। फाइबरस रूट में पूरे फाइबर्स रहेंगे, और एडवेंटिजियस में रहेंगे कि एक स्टेम रहेंगे, उनमें से फिर रूट निकल सकते हैं। तो ऑरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, बैनियन ट्री ऐसे, स्टेम से भी निकल सकता है एक तरह से। तो ये तो डायरेक्ट समझने वाला बात है, तो इसको देख के याद कर लो एक बार। और जैसे जो मैनग्रूव्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है न्यू हाँ न्यू मेटाफोर्स, तो मेटाफोर्स, हाँ। मैन तो वो सॉइल के सरफेस से या पानी जो सेटल्ड होता है उसके ऊपर राइज कर जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये भी अलग टाइप है। जैसे लिखा है ना हाँ, स्वम्पी एरिया, जहाँ वर्टिकल पानी। अपवर्ड ग्रोन होता है फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द मैंग्रोव ट्रीज। इसको ऑल्सो बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स टू कैप्चर द CO2, और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है एक तरह से। तो मैंग्रोव से मिलेगा सुंदरबन एक्सेट्रा, वहां पर सुंदरी ट्रीज हो तो गए। जो मैनग्रोव और होते हैं और ऐसे बैकबीट ट्रीज होते हैं वो प्रॉप रूट्स में आते हैं। प्रॉप रूट्स बोलते हैं हम्म, कि जैसे अभी कॉन्सेप्ट बताया एरियल रूट्स का। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे एक तरह से। तो न्यू और ऐसे मेटाफोर्स, भी बोलो वी फ्रेंड। कैन रिमेम्बर कि टैप रूट में जैसे जो डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं उसमें होता है, और फाइब्रस रूट्स जनरली जो मोनोकोटिलेडॉन्स होते हैं उनमें होते टैप रूट का एग्जाम्पल कैरेट हो सकता है, कैरेट हो गया, बाकी सब भी बोल एंड सकते वी हैं। सी कि टैप रूट सिस्टम जनरली डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट में ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि वाटर से रिलेटेड क्राइसिस रहते हैं, और फिर वर्टिकली डाउनवर्ड ज़्यादा करने, कैक्टस का भी टैप रूट होता है मोस्टली। फाइब्रस इन द मोस्टली इन द रीजन वेयर देर इज एबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड वाटर, तो इसी कारण बीट हो गए, कैरेट हो गए एक्सेट्रा। स्टेम, अब इसमें एक बार यूपीएससी पूछा था, बीपीएससी में पूछा था कि पोटैटो स्टेम है कि रूट है, एक तरह से जिंजर रूट है। स्टेम है कि रूट है। हाँ, तो वही है कि रूट इसे होना पता चाहिए। होना चाहिए कि अलग अलग जो वेजिटेबल है
वो पार्ट ऑफ द स्टेम है कि पार्ट ऑफ द रूट है। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और फिर जमीन कंड, ये पता नहीं क्या है, इनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं ना, ट्यूबर्स। ट्यूबस। तो फिर एक तरह से स्टेम है। एंड जैसे गार्लिक होता है वो किस में आएगा? एंड दैट इज आल्सो द सेम। हाँ स्टेम में आएंगे नहीं, क्योंकि गार्लिक गार्लिक का तो एक, हाँ, डिफाइंड गार्लिक रूट स्टेम ही सिस्टम होगा। होता है। गार्लिक स्टेम है हाँ, क्योंकि आप जो गार्लिक सामने वाला पार्ट होता है ना वो फाइब्रस रूट होता है, ऊपर वाला पार्ट तो स्टेम ही है जिसको आप खाते हैं। क्योंकि गार्लिक अंडरग्राउंड नहीं ग्रो करता है ना, लाइक पोटैटोज एंड पीपल। अंडरग्राउंड वो अंडरग्राउंड तो होता है। ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करता है। मतलब अंडरग्राउंड स्टेम ही है, बट हाँ। अनियन और गार्लिक बोल सकते हैं। अनियन गार्लिक, ट्रू। नीचे में शायद एक टेबल था, वहां पे लीव्स लिखा हुआ था, एक बार स्क्रॉल करेंगे ना तो चेक करना। ये तो लीव्स है। हाँ। ये रहा लीफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, अनियन और garlic। पोटैटो, जर्मनिक, जिंजर, टर्मरिक, ये स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया। रूट मॉडिफिकेशन कैरेट, स्वीट पोटैटो, अब याद हो जाना चाहिए। ठीक। तो फिर ये पूछते पोटैटो वुड एग्जाम्पल। बी पार्ट ऑफ स्टेम, रूट नहीं हाँ, बोलेंगे फिर हम। नहीं रूट नहीं, उसमें से रूट निकलता है। आप घर में रख दोगे बहुत दिन तक तो रूट निकल जाता है उसमें से। हाँ, यस, ठीक है, ऐसी आई बात कर बोलते सकते। हैं ना। हाँ। तब लीव्स में आते हैं। तो लीव्स में स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स, पार्ट ऑफ द लीव्स, तो इसमें लैमिना हो गए, स्टिपुले, पेटियोल। तो ये पूछ देता है कि पेटियोल कहाँ पर होते हैं, लैमिना कहाँ पर होते हैं, और फिर लीफ बेस कहाँ पर है। तो लीफ बेस्ड बेस ऑफ द लीफ होगा। एक्सिलरी बर्ड, जहाँ से लीव्स, न्यू लीव्स फॉर्मेशन होता है। पेटियोल सपोर्टिंग सिस्टम है। ओवरऑल लैमिना, जहाँ से ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक नर्वस सिस्टम ऑफ द लीव्स को बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। पेटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट, तो वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमाइज करने के लिए। फिर इसमें, ठीक है, लैमिना का बात कर लेते हैं। वो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है लीव्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को अब्सॉर्ब कर पाए। और विंड रेजिस्टेंस के लिए जो बोलते हैं उसके लिए लीव्स को सपोर्ट करता है। हम्म लैमिना जो होता है फ्लैटेंड पार्ट, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। एंड इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, जो बात कर लिए क्लोरोफिल, वेन्स, जो हेल्प करता है ट्रांसफरिंग ऑफ द मिनरल्स, CO2 एंड ATP, ADP, एनर्जी एक्सेट्रा, एंड स्टोमाटा। तो इट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एंड ऑल्सो द CO2। तो ये ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। इट कन्वर्ट्स द एनर्जी हियर ओनली। पेट्यूल एक तरह से पाथवे है ट्रांसफर करने के लिए, और एक तरह सपोर्ट मैकेनिज्म है कि लीफ को कैसे घुमाया जाए फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। पेट्यूल। और एक्सिलरी बर्ड हो गया, लीफ बेस हो गया। तीन चार चीज याद रखना है बस में। ये क्या है? Arrangement of the veins and the venlet in the lamina of the leaf is curved as venation। और ये ये के अंदर वेन्स का जो स्ट्रक्चर बनता है, तो जब नेटवर्क बन जाता है उसको रेटिकुलेट बोलते हैं हम, वेनेशन को। जो लीव्स के अंदर वेन्स का सिस्टम होता है, जो कि आपने अभी बताया कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हम्म तो अब ये तो हर लीफ में ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट फैक्टर्स और क्लाउड, वेदर एक्सेट्रा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है हर एक जगह में। तो हम लोग जब पाइन लीव्स के बारे में बात की, नीडल लाइक शेप, कैक्टी का बात की, वैसे ही इसमें भी कि इट डिपेंड्स। द लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। एक तो काम फोटोसिंथेसिस का है, दूसरा काम फिर टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स होता है क्लाइंबिंग एज पीस, अगर कभी यूज किया होगा, मनी प्लांट नहीं, या मनी प्लांट नहीं बोल सकते, एक और एक होता है ऐसे बहुत लंबा बाल जैसे निकलता है, वो हेयर लाइक टेंड्रिल्स होते हैं, दे हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। पीस, चिक पी, और इसमें यूज हो जाता है स्पाइंस फॉर डिफेंस मैकेनिज्म इन कैक्टी, इसमें मॉडिफाइड हो जाता है। टेंड्रिल्स एक बार सर्च कर लेना, टेंड्रिल्स ऑफ द मैं लीव्स। यहाँ पे ऊपर ही मेंशन था ना, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स, तो एग्जैक्टली व्हाट आर दीज?
ये पैरेलल वेनेशन है जो सीड रेटिकुलम। होता है ना, जब हम उसकी बात करते हैं, जैसे अगर हम जो राजमा का होता है किडनी बीन्स, अगर हम उसको हाँ तो भिगोते हैं, दैट इज तो अगर ध्यान से देखें तो वो दो उसमें ओपन हो जाता है, तो यानी ओके कि वो ओके। डाई डाई मीन्स टू, दो कॉटिलेडोन होते हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना प्ल्यूमूल और रेडिकल, तो जो प्ल्यूमूल और रेडिकल होते हैं वही सीड में प्रेजेंट होते हैं और वो फिर डेवलप होता है। प्ल्यूमूल जो होता है वो ऊपर का जो शूट वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसमें होता है। और रेडिकल आर से याद कर सकते हैं, वो रूट्स में होता है। ये होता है ओके इन ठीक दोनों। है। और पैरेलल वेनेशन मतलब जब लीव्स पे बिल्कुल सीधी सीधी पैरेलल लाइंस हो। हाँ और पैरेलल। रेटिकुलेट में जब मतलब लेफ्ट राइट जाती हैं वो अपने नॉर्मल पैटर्न से। तो इससे हम प्लांट का जो सीड स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता सकते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको देख करके। जैसे अभी हमने पैरेलल वेनेशन सब की बात करी, ऊपर हमने रूट्स की बात करी थी, तो ये समझ सकते ओके और जो पैरेलल वेनेशन होता है वो जिम्नोस्पर्म्स में होता है, और एंजियोस्पर्म्स में फिर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, तो 3 चीज हो गई इसमें कंपैरिजन हम्म। की। ओके ठीक। हाँ ट्रू, सही बात है। ट्रांसपीरेशन का बात करते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल, और उसे किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट अक्रॉस द लीव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, वो फ्लोएम के थ्रू हुआ। जाइलम के थ्रू सेलुलर अट्रैक्शन फोर्स उसको यूज किया जाता है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी की तरफ पुश किया जाता है इसलिए। और फ्लोएम में पॉजिटिव प्रेशर यूज होता है। और ट्रांसपिरेशन के कारण ही जाइलम में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट क्रिएट किया जाता है, होता है। उसके कारण ही देयर इज सक्शन फोर्स दैट लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम टू अप। इसके कारण तो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम स्टोमाटा, और स्टोमाटा इज ओपनिंग इन द लीव्स। ऊपर में लैमिनर लीफ के बारे में बात की, उसके अंदर स्टोमाटा हो गया, इट इज ओपनिंग ऑफ द लीफ, वहां से ट्रांसपिरेशन होता है। सक्शन पुल में बात कर लिए, द सेम यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू द स्ट्रॉ व्हिच पुश द वाटर टू ग्रेट हाइट। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, तो ये ट्रांसपिरेशन का एग्जांपल आ गया जो स्टोमाटा का। ट्रांसपिरेशन बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिनकी ये- जैसे उसका हाँ रेट लो या हाई होता है, टेम्परेचर, सनलाइट, विंड, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करते हैं। हाँ, और ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है। तो ऊपर में ही देखें तो स्पाइन्स, थॉर्न्स, नीडल लाइक कैक्टी में इसके कारण ही क्यों किया जाता है? ताकि ट्रांसपिरेशन कम किया जाए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो फ्लावर का इसको कल ले लेंगे ओवरऑल, आज इतने तक करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। We will take up next session on the flowers. We will discuss on that. Do tuntu answer kari.